नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत चाइना सीमा को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत अब लगातार एलएसी पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार अब अतिरिक्त 875 किलोमीटर की रोडों को बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है और इन्हें एलएसी पर 36 अलग अलग जगहों पर बनाया जाएगा, जिनमें से 70% जो रोड्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी। इसके अलावा भारत सरकार अब फास्ट ट्रैक के माध्यम से स्मार्ट मॉडल विलेज को भी तैयार करेगी एलएसी में, और साथ ही साथ बॉर्डर के पास के क्षेत्रों को और ज़्यादा डेवलप भी किया जाएगा ताकि लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और भारतीय सेना को कम समय पर वहां पर तैनात किया जा सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अब जल्द ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को मंजूरी दे सकती है, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय नौसेना 150 मीटियोर बीवीरैम मिसाइलों को खरीदने वाली है अपने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए। मैक 4 क्षमता वाली मीटियोर मिसाइल, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है और ये हाईली मैन्युअर टारगेट को इंगेज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी एयर लॉन्च जो मिसाइल है वो 2026 तक तैयार हो जाएगी और इसे तेजस मार्क 1 और SU-30 एयरक्राफ्ट के अलावा राफेल एयरक्राफ्ट पर भी लगाया जाएगा, वो भी ट्विन और सिंगल वेपन पेलोड के तौर पर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के डायरेक्टर जी ने कहा कि RTA 90 रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 1 बिलियन की फंडिंग उन्हें चाहिए ताकि इसका फुल स्केल इंजीनियरिंग का विकास हो सके, और इसके अलावा अतिरिक्त $1 बिलियन और चाहिए होंगे इसके प्रोटोटाइप्स और प्रोडक्शन लाइन को भारत में सेट करने के लिए, जिन्हें कि इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के डायरेक्टर ने बताया कि सितंबर तक वो इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी भारत सरकार को देंगे ताकि उन्हें इसके लिए फंडिंग मिल सके। इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के डायरेक्टर ने कहा कि सारस मार्क 2 प्रोग्राम अभी अपनी डिटेल डिजाइन फेज में चल रहा है और इसकी ड्राइंग पूरी होने के बाद ये अपने फैब्रिकेशन के स्टेज पर पहुंच जाएगा और इसका फ्लाइट टेस्ट और रोल आउट 2025 तक होगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स 15 सारस मार्क 2 को शुरुआती तौर पर खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल हाई रैंक के जो अधिकारी है वो करेंगे। और अब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की ये भी योजना है कि वो स्पेशल वेरिएंट को भी इसका तैयार करेगी, जिसमें कि सेंसर्स और पेलोड होगा इंटेलिजेंस और सर्विलांस मिशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन काफी तेजी से प्रगति कर रहा है और अब चाइना के एरो इंजन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने WS-15 इंजन जो कि J-20 में लगाया गया है उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है और अब ये जो इंजन प्रोग्राम है वो अपनी मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुका है। और आपको मैं बता दूं कि J-20 का WS-15 इंजन के साथ पहली उड़ान पिछले साल की गई थी और इस इंजन से J-20 का जो पावर टू वेट रेशियो है वो बेहतर हो जाएगा और ये 180 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक पहुंच जाएगा, जो कि पैरेट एंड विटनी के F119 इंजन के साथ ही समानता पर पहुंच जाएगा, जो कि F-22 को पावर देता है। दरअसल चाइना की एयरफोर्स इस वक्त 150 J-20 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही वे WS-15 इंजन पर स्विच कर जाएंगे, जिससे कि J-20 को सुपर क्रूज की क्षमता मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि हम कर क्या रहे हैं और चाइना कर क्या रहा है। पड़ोसी मुल्क है, इसलिए दोस्तों भारत को तेजी से अपने जेट इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से बनाए, चाहे वो खुद डेवलप करे। खुद डेवलप करने वाली बात है वो तो आप देख चुके हैं कि पिछले 30-40 सालों से रिकॉर्ड खराब रहा है, लेकिन विदेशी भागीदारी के साथ भारत को इंजन बनाने के लिए तेजी दिखानी होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिन्हें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनाया गया था, उनके पास अगले 5 सालों में ऑर्डर की भारी गिरावट आ सकती है। कमेटी ने कहा कि डिफेंस PSU अभी आर्म्स और एम्यूनिशन की सप्लाई कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। इसके अलावा कमेटी ने ये बात सुझाई है कि अब इन डिफेंस PSUs पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर चीन और भारत के बीच जबरदस्त विवाद रहा है और डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने तक आ गए थे और अब इसके 6 साल के बाद भूटान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने बताया कि बीजिंग का उच्च ऊंचाई वाले पठार पर विवाद का समाधान खोजने में बराबरी की हिस्सेदारी है। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि ऊंचाई वाले पठार पर विवाद का समाधान खोजने में बराबरी की हिस्सेदारी है। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को लेकर भारत सरकार का मानना है कि चीन ने यहां अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भूटान के PM के इस बयान से अब भारत की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्या को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है, हम 3 देश हैं,
कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों समान देश हैं। दोस्तों, भूटान के प्रधानमंत्री का ये बयान वाकई में हमारे लिए टेंशन की बात है, क्योंकि भारत हमेशा से डोकलाम में चीन के विस्तार का विरोध करता रहा है, क्योंकि ये पठार काफी संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। यानी कि भूटान के प्रधानमंत्री का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि भूटान भारत और चीन के साथ ट्राई जंक्शन की स्थिति पर बातचीत करने को तैयार है, और चाइना चाहता है कि ट्राई जंक्शन को बाटंगला से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में माउंट जिप मोजी नाम की चोटी पर शिफ्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो पूरा डोकलाम पठान कानूनी रूप से चीन का हिस्सा बन जाएगा, और भारत इसका पुरजोर से विरोध करता रहा है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूटान के प्रधानमंत्री के बयान से पता चलता है कि अपनी साख बचाने के लिए भूटान दावा कर रहा है कि जिन क्षेत्रों पर चीन ने चुपके से कब्जा कर लिया है वो भूटान के क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनका ये बयान भूटानी क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को और प्रोत्साहित करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर प्रोटोकॉल को ना मानना और उसका उल्लंघन करना दोनों देशों के बीच तनाव होने का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश किसी भी हालत में हो, हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सीमा पर चीन ने सैनिकों के आवागमन, उनकी तैनाती और आर्मी ऑपरेशन से जुड़ी सभी तैयारियों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि एशिया के 2 सबसे बड़े देशों के द्विपक्षीय संबंधों से सीमा मुद्दे को बाहर नहीं किया जा सकता, और चाइना लगातार जो अतिक्रमण कर रहा है वो भारत के लिए एक टेंशन की बात है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दोस्तों, रूस का Su-35 लड़ाकू विमान अब एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, रशिया ने अब अपने नए फाइटर जेट सुखोई Su-35 को यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। खुद यूक्रेन के अधिकारी भी मान चुके हैं कि Su-35 लड़ाकू विमान यूक्रेन पर अपना कहर बरपा रहे हैं। ऐसे में अब दोस्तों यूक्रेन को डर लग रहा है कि उनकी सेना के पास Su-35 का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि Su-35 रशिया का मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल अलग अलग मिशन के लिए किया जा सकता है। रूस का Su-35 विमान बहुत ताकतवर रडार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ऐसे में ये विमान यूक्रेनी लड़ाकू विमानों का आसानी से शिकार करने और सैनिकों को जमीन पर हवाई सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम है, और ये एयर सुपीरियरिटी फाइटर वाकई में एक बड़ा जोखिम है। ऐसे में अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेन को दिए गए हैं, वो भी अब इस रूसी सुखोई Su-35 के आगे फेल हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने एक नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है अपनी पनडुब्बियों के लिए, जो कि अमेरिका के सोनार की मिमिक्री कर सकती है और उन्हें चकमा दे सकती है। दरअसल दोस्तों, परमाणु पनडुब्बियों सहित दुनिया भर की पनडुब्बियां सालों से हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी का खेल खेल रही हैं, और जब से नई एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं आई हैं इन सालों में, तब से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, और लगातार टेक्नोलॉजी में प्रगति होने से अत्याधुनिक उपकरणों के विकास का मार्ग भी साफ हुआ है, जो कि दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करेगा। ऐसे में दोस्तों, अब चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कि टेक्नोलॉजी का ही रिवर्स है। अक्सर दोस्तों, दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एक्टिव सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पनडुब्बी एक साउंड पल्स को प्रसारित करती है और लक्ष्य तक पहुंचने और वापस रिफ्लेक्ट होने में लगने वाले समय की गणना करती है। और अब चाइना के रिसर्चर्स ने एक टाइल शेप्ड की डिवाइस को डेवलप किया है जो दुश्मनों के सोनार की फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण कर सकता है और विरोधी ध्वनि तरंगों का यानी कि साउंड वेव्स का उत्पादन कर सकता है, ताकि सोनार ऑपरेटर गलती से पनडुब्बी को पानी समझ लें। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने दावा किया है कि लो फ्रीक्वेंसी शोर की जो तीव्रता है वो 147 डेसिबल तक होती है, जो एक रॉक कॉन्सर्ट की तुलना में काफ़ी जोरदार होती है, और अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सबसे शक्तिशाली एक्टिव सोनार को ब्लॉक करने के लिए ये पर्याप्त है। इसके अलावा चीनी इंजीनियर्स अलग अलग कोणों से आने वाले यानी कि अलग अलग एंगल से आने वाले सोनार बीम से निपटने के लिए पनडुब्बी के हल पर डिवाइस को चिपका सकते हैं, क्योंकि एक पूरी यूनिट एक ईंट के आकार और मोटाई में आधे से कम होती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि रशिया की नेवी ने जापान सागर में एक आर्टिफिशियल टारगेट पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को 2 मॉस्टिक क्रूज मिसाइलों से सीधे हिट करके सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। P-270 मॉस्कोटी मिसाइल सोवियत मूल की एक मध्यम श्रेणी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 120 किलोमीटर की सीमा के भीतर एक जहाज को नष्ट करने में सक्षम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने खतरनाक लेपर्ड टैंक मुहैया कराए हैं। दोस्तों, अभी तक जर्मनी यूक्रेन को रशिया के खिलाफ
बहुत जरूरी और भारी हथियार मुहैया कराता आया है। अब यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से अपील की है कि वो रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए भारी हथियार उन्हें मुहैया कराए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी कि एरीज में 21 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ। ये टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास का है। साथ ही कहा जा रहा है कि इससे कई देशों को फायदा होगा। इस दूरबीन के लगने से 3.6 मीटर की ऑप्टिकल दूरबीन से होने वाले अध्ययनों के शोध में मदद मिलेगी। इस दूरबीन की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है और अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इस दूरबीन पर कम से कम 4 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दूसरे सौरमंडल की खोज के साथ ये सुपरनोवा, एस्ट्रॉइड समेत ब्रह्मांड के कई रहस्य उजागर करेगी और इसका कार्यकाल 5 साल का है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।